तो लास्ट टाइम जो हमने कोड इसका किया था वो ये था कि इसमें हमने एक हेड के अंदर टाइटल लिखा था, उसके बाद हमने स्टाइल का टैग लगा के और उसके अंदर हमने CSS का एक डिज़ाइन जो है उसको डिफाइन किया था। उसके बाद हमने ये किया था कि हेड का टैग क्लोज करने के बाद बॉडी टैग के अंदर हमने इनपुट का टैग एक लगाया था, और इनपुट का जो टैग लगाया था उसके अंदर फिर हमने एट्रीब्यूट्स को पढ़ा था कि ये जो चीज़ होती है दिस इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। तो इसी तरह से प्लेस होल्डर जो है इसको भी हम एट्रीब्यूट कहते हैं। तो हमने इनपुट का टैग लगाया, फिर उसके बाद हमने एक और इनपुट का टैग लगाया, फिर थर्ड इनपुट का जो टैग है उसको हमने एज अ बटन इस्तेमाल किया था। तो उसका जो एट्रीब्यूट है वो हमने बटन के तौर पे यूज़ किया था। एनी हाउ, तो ये हमने लास्ट टाइम जो हमारी क्लास हुई थी उसमें ये हमने 3 इनपुट के टैग्स लगाए थे। सो एक जो नया टैग है जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो है, वन सेकेंड, वो है एंकर टैग। सो एंकर टैग क्या होता है? एंकर टैग आपको एक सफ़े से दूसरे सफ़े पर लेकर जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एंकर टैग की जो प्रॉपर्टीज़ या एट्रीब्यूट्स हैं उसमें सबसे पहला एट्रीब्यूट है href। href कहते हैं हाइपर रेफरेंस को। इट मीन्स के आप जब एंकर टैग लगाते हैं सो यू टेल इट के इसको क्लिक करने से किस पेज पे जो है वो यूज़र को लेके जाना है। सो लेट्स से अगर मैं लिखता हूँ www.google.com, ये मैं लिख के और एंकर टैग को मैंने क्लोज कर दिया और मैंने इसको सेव कर दिया, तो एंकर टैग मेरा बन जाएगा, लेकिन मुझे एंकर टैग यहाँ पे बना हुआ नजर कहीं भी नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि मैंने एंकर टैग को कोई नाम ही नहीं दिया। तो एंकर टैग को मैं नाम यहाँ पे देता हूँ, मिसाल के तौर पे क्लिक हियर टू गो टू गूगल, यानी कि मैं चाहता हूँ कि एंकर टैग की जगह ये लफ्ज लिखा हुआ है और जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो मैं google.com पे चला जाऊँ। अब ये देखें, क्लिक हियर टू गो टू गूगल लिखा हुआ आ रहा है। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो फौरन से वो मुझे जो है वो google.com पे ले जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम देखिए, ये google.com पे मुझे ले गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि google.com वाला जो सफ़ा है वो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर तो है ही नहीं, ठीक है। मेरे प्रोजेक्ट के अंदर जो सफ़ा होगा ये तो उसने मुझे उस पर लेके जाना है। तो हम क्या करते हैं, हम एक सफ़ा बनाते हैं नया, और उसको हम सिंपल एक PHP का सफ़ा बना लेते हैं ताकि हमारा काम थोड़ा सा जल्दी हो जाए। मैं आपको सिर्फ टेस्ट करवाना चाह रहा हूँ। और इसमें हम लिखते हैं एको यूज़ एंकर टैग। ओके, इसको मैं सेव करता हूँ page2.php के नाम से। अब मैंने ये एक और पेज बना लिया है अपने सेम फोल्डर में, और मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस पेज को, इस लिंक को क्लिक करूँ टू पेज टू, तो जब भी मैं इस लिंक को क्लिक करूँ तो मैं पेज 2 पे चला जाऊँ। और मैं इसको क्लिक करूँगा, ये देखें मैं फ़ौरन से पेज 2 पे आ गया, और लिखा हुआ जो पेज 2 में जो कुछ मेरा था वो मुझे यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। पेज 2 में मेरे पास क्या क्या लिखा हुआ था ये दोबारा हम देख लेते हैं। सिर्फ लिखा हुआ था यूज़ ऑफ एंकर टैग, इसको हम एको कर रहे थे यानी कि प्रिंट कर रहे थे। सो इस तरह से हम एंकर टैग को इस्तेमाल करके एक पेज से दूसरे पेज पे जो है वो जा सकते हैं। अब रही बात कि हमारे पास इन सब चीज़ों को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, एंकर टैग को आप एज अ बटन भी यूज़ कर सकते हैं, आप सिंपल इनपुट टैग को भी एज अ बटन यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह की सारी चीज़ें। अब हम इस तरह से करेंगे कि इसको थोड़ा सा हम डिज़ाइन करते हैं, इसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आपको मैं छोटा सा एक इंट्रो दे दूं डिव्स का, कि डिव क्या होते हैं। डिव हमारे पास HTML के अंदर इस्तेमाल होने वाली एक बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है। लेट्स अज्यूम कि ये जो ब्लैक बॉक्स मैंने क्रिएट किया है ये आपके पास एक पूरा पेज है, यानी वेब पेज है, और आपने इसके अंदर अपना जो है वो सारा कंटेंट शो करना है। यानी अगर आपके पास कोई इनपुट के टैग्स हैं, इसी तरह से अगर आपके पास कुछ इमेजेस हैं, अगर आपके पास कोई ना कोई बटन वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ें हैं, वो अगर आप शो करना चाहते हो तो आपने इधर करना है। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक इमेज है, आप यहाँ पे इसको इमेज को शो करना चाहते हो, उसके बाद आप चाहते हो कि ये बटन दो इस तरह से शो हो जाएं, और इस तरह से तीसरा बटन इसके नीचे आ जाए। फिर आप चाहते हो कि जो है वो एंकर टैग जो है वो यहाँ पे शो होने लग जाए, वगैरह वगैरह। इस तरह से आप इनकी तरतीब चाहते हो। और ये सारी चीज़ें करने के लिए अब हमारे पास हम कोई मेथड नहीं है, क्योंकि अभी अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने पहला इनपुट टैग बनाया वो इधर बनेगा, फिर मैंने दूसरा इनपुट टैग बनाया तो वो इसके साथ बनना शुरू हो जाएगा, फिर मैं तीसरा इनपुट टैग बनाऊंगा तो वो उसके साथ आगे बनना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो वेब पेज पे कोडिंग है वो इस तरह से शो होगी हमें कंपाइल होने के बाद। सो दिस इज़ नॉट द वे वी वांट इट। हम इसको थोड़ा सा मुनज़्ज़म और एक तरतीब में लाना चाहते हैं।
अब उसके लिए मेथड ये होता है कि हम अपने पेज को, हमारा ये जो वेब पेज है, इसको हम वर्चुअल बॉक्सेस में डिवाइड कर लेते हैं, ख्याली खानों में। यानी ये जो सफ़ा है इसके हम लॉजिकल टुकड़े कर देते हैं, लॉजिकल पीसेस, लॉजिकल बॉक्सेस बना देते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो पेज है इसके अंदर ये एक बड़ा सा बॉक्स पहले है, ये जो रेड कलर का मैंने बनाया है। फिर मैं कहता हूँ कि उसके अंदर ये हमारे पास पहला बॉक्स जो है वो इतने तक है, और जो दूसरा बॉक्स है वो मैं कहता हूँ कि वो मिसाल के तौर पे इधर से लेकर इधर तक है। फिर मैं ये कहता हूँ कि जो मेरे पास पहला बॉक्स है उसके अंदर मेरे पास सबसे पहले इतना सा एक बॉक्स है, और उस बॉक्स के अंदर मैं कहता हूँ कि मैंने ये दो बॉक्सेस और बना लिए हैं। तो अब मेरे पास जो है ना वो चीज़ें अरेंज हो सकती हैं, यानी कि अगर मैं चाहूँ तो अब एक एक बॉक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मैं रख सकता हूँ। सो ईच बॉक्स इज कॉल्ड अ डिव, इसको हम डिव कहते हैं। तो डिव जो होता है स्टैंड्स फॉर डिवीजन, जैसे कि लफ्ज़ से ज़ाहिर है किसी चीज़ के हिस्से करना, टुकड़े करना। तो ये हर बॉक्स जो है ये डिव कहलाता है। और डिव का जो टैग है इट्स वेरी इजी, आप जस्ट सिंपल डिव लिख के और टैग लगा के डिव बना लेते हैं। तो ये हमने एक डिव बना लिया, और उसके बाद ये हमने आखिर में स्लैश डिव करके हमने एक डिव क्लोज कर दिया। अब ये जो डिव हमने बनाया इस डिव का मकसद नहीं है, उसकी वजह यह है कि इस डिव को हमने कोई डिज़ाइन ही अलॉट नहीं किया। अगर इस डिव को बनाने के बाद मैं दोबारा से इस पेज को रन करता हूँ तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस डिव को हमने कोई चीज़ नहीं बताई। लेकिन अगर मैं इस डिव को कोई ना कोई डिज़ाइन बताता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ऊपर एक डिज़ाइन बनाता हूँ, डिज़ाइन का नाम मैं रखता हूँ बॉडी डिव, सॉरी बॉडी डिव, और इसकी डिज़ाइन में बनाता हूँ डिस्प्ले इनिशियल ब्लॉक, नहीं डिस्प्ले फ्लेक्स, और अलाइन आइटम सेंटर, और मार्जिन टॉप 15%, और मार्जिन लेफ्ट लेट्स से 25%, और बैकग्राउंड कलर लेट्स से ग्रीन। ये मैंने सेव किया। अब ये बॉडी डिव के नाम से मैंने डिज़ाइन बनाया। अब वो डिज़ाइन मैं इसको अलॉट कर देता हूँ, क्लास इज इक्वल टू बॉडी डिव। ये मैंने जो डिज़ाइन सारा बनाया है बॉडी डिव का, ये वाला सारा डिज़ाइन मैंने इस डिव को अलॉट कर दिया है। अब यहाँ पे अगर मैं जाके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें फौरन से सारा जो मेरा कोड है वो बिल्कुल उसकी डिज़ाइनिंग चेंज हो गई है। यानी एक तो वो सेंटर में आ गया है, उसके बाद वो सीधा, यानी एक के बाद एक चीज़ जो है वो मुझे शो होना शुरू हो गया है इस तरह से। इवन दो कि मैंने ब्रेक टैग लगाया हुआ है, लेकिन उस ब्रेक टैग का भी मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो इस पे इम्प्लीमेंट हो गई हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड अ डिव। अब यहाँ पे इसकी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी को मैं जैसे जैसे चेंज करूंगा तो मुझे वैसे वैसे इसका फर्क पड़ता चलता जाएगा। मैंने फ्लेक्स किया है तो वो इन लाइन आ गए थे, मैंने ब्लॉक किया है तो ये ऊपर से नीचे आना शुरू हो गए हैं। अगर मैं इसको इन लाइन ब्लॉक करता हूँ तो उसके बावजूद जो है ये सेम रहेंगे, लेकिन उसका एरिया जो है वो थोड़ा सा डिव का उतना ही रहेगा जितने एरिया में उसने शो होना है। जो उसका फालतू एरिया था उसमें सारा जो फालतू एरिया उसका है वो एक किस्म का डिलीट हो जाएगा, या डिलीट तो नहीं कह सकते, आप उसको हाइड समझ लें कि उसका जो फालतू एरिया है वो हाइड हो जाएगा। तो अब ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें ये है कि मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज हमने यूज़ की हैं। अब हमने ये जो डिव का एक देखा है कि डिव को इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अब देखें इस डिव को हम और मजीद खूबसूरत बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे मार्जिन राइट हम 25 की जगह अगर हम 45 कर दें तो ये और सेंटर में आ जाएगा। टॉप मार्जिन को 15 की जगह मिसाल के तौर पे मैं 20 कर देता हूँ तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इसको पैडिंग अलॉट करता हूँ, पैडिंग का मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि पैडिंग क्या होती है। तो पैडिंग अगर मैं इसको 50 पिक्सल की अलॉट करता हूँ तो ये और ज़्यादा थोड़ा सा एक इसकी अच्छी सी शेप बन गई है। इसी तरह से मैं इसको बॉर्डर रेडियस देना चाहता हूँ। बॉर्डर रेडियस अगर मैं इसको देता हूँ मिसाल 25 पिक्सल का, तो इसके थोड़े से कोने गोल हो जाएंगे, ये और थोड़ा सा खूबसूरत लगने लग जाएगा। इसी तरह से अगर मैं और इसमें मज़ीद चेंजेस करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे इसका जो बॉर्डर है वो भी मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, बॉर्डर मैं लगाऊंगा
1 पिक्सल सॉलिड ग्रे कलर का। तो ये इसका बॉर्डर लग गया। अब आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि इसकी मोटाई थोड़ी है, तो मैं इसकी मोटाई थोड़ी सी ज्यादा करके आपको शो कराता हूँ। तो ये ग्रे कलर का इसका बॉर्डर भी लग गया है। सो अब ये हम जितना ज्यादा चाहें इसको हम खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये हमारे पास अब मेथड है सीएसएस को अप्लाई करके और अपनी मर्जी की जो ओरिएंटेशन है या अपनी मर्जी का जो डिजाइन है वो अचीव करने का। अब मैं ये जो सारी डिजाइनिंग अभी आपके सामने की है, मैंने एक डिव बनाया है, उसके अंदर मल्टीपल आइटम्स थे, इनको मैंने अलाइन किया, इनको मैंने सेंटर में लाया, इसकी मैंने डिजाइनिंग थोड़ी सी खूबसूरत की। खूबसूरत तो आप नहीं कह सकते, लेकिन पहले से बेहतर है क्योंकि इसमें भी बहुत सारा काम हो सकता है और जितना आप अच्छा इसको करना चाहें आप बना सकते हैं। एनी हाउ, तो ये मुख्तलिफ चीज़ें, अब ये आप लोगों को मैंने लाइव प्रैक्टिकल यहाँ पे करके दिखा दिया इसका। आप लोगों ने क्या करना है कि इसको देख के अपना खुद पेज बना के उस पे सीएसएस की डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करना है और आपका अपना जो टेस्ट फेज का कोड है उसकी डिज़ाइन फाइल्स ओपन करके चेक करनी है कि उसमें कौन कौन सा डिज़ाइन जो है वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी, आज आपको मैंने एक छोटी सी बात और बतानी है कि सीएसएस का कोड अप्लाई करने के मल्टीपल तरीके हैं। यानी सीएसएस का कोड जो है उसको हम मल्टीपल तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सीएसएस कोड ऑन द एलिमेंट्स ऑफ पीएचपी, सॉरी एचटीएमएल। अब इसमें हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं? नंबर वन मेथड तो ये है कि पुट द सीएसएस कोड इन द स्टाइल टैग एंड पुट इट इन द हेड ऑफ एचटीएमएल पेज, जो कि अभी हमने यूज किया है। हमने क्या किया हुआ है, हमने सीएसएस का जितना भी हमारा कोड है, ये वाला सारा जो मैंने सिलेक्ट किया है, ये सारा मैंने स्टाइल वाले टैग के अंदर लगा के, और स्टाइल वाले टैग को मैंने किधर रखा हुआ है, हेडर टैग के अंदर। इसी एचटीएमएल पेज के हेडर टैग के अंदर मैंने ये सारा कोड सीएसएस का रखा हुआ है। तो ये फिर ऑटोमेटिकली जिस जिस जगह पे भी मैंने लगाना होता है वहां पे सिर्फ मैं क्लास इज इक्वल टू और उस डिजाइन का नाम देता हूँ तो वो उस पर इंप्लीमेंट हो जाता है। दैट इज सिंपल। दूसरा मेथड ये है inline css. it means ke it means you have to put the code of css inside the html tags. तो हमने जो css का कोड है वो हमने html टैग्स के अंदर लगाना होगा। सही हो गया। सो ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ मिसाल के तौर पे। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो डिव मैंने बनाया था, बॉडी डिव, जिसका बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे ग्रीन रखा था, अब इसको मैं और कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टाइल इज इक्वल टू, मिसाल के तौर पे मैं इसको देना चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड। तो मैं इसको रेड देना चाहता हूँ। अब मजे की बात यह है कि मैंने इसको क्लास भी असाइन कर दिया, यानी इसको मैंने एक सीएसएस का कोड भी दिया हुआ है और सीएसएस का कोड मैंने इसकी टैग के अंदर भी मैंने लिख दिया है। तो अब दो सीएसएस कोड इस पे अप्लाई हो रहे हैं। अब इनमें से कौन सा जो सीएसएस का कोड है वो इस पे अप्लाई होगा? देखें, यहाँ तक जो सीएसएस का कोड है वो तो इस पे अप्लाई होगा और उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन भी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद हम उसे उसका बैकग्राउंड कलर रेड करने को कह रहे हैं। तो पहले इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन होगा और फिर रेड होगा, लेकिन ये इतना जल्दी होगा कि आपको ग्रीन से रेड होते वक्त की जो ट्रांजिशन है वो नजर नहीं आएगी, इसलिए क्योंकि ये इंस्टेंट होती है। और हमेशा याद रखें जो इनलाइन सीएसएस होती है ये हमेशा इसको फोकियत हासिल होती है बाकी जितने भी सीएसएस के टैग्स होते हैं या जितनी भी सीएसएस की कोडिंग होती है उस पे। यानी अगर आपने किसी चीज पे सीएसएस की कोडिंग लगाई हुई है और उसको आप इनलाइन सीएसएस में कुछ और करने को बोल देते हो तो हमेशा वो सीएसएस चलेगी जो इनलाइन आपने दी हुई है। ठीक है जी। तो अगर हम किसी टैग के अंदर, जैसे ये डिव टैग है, तो इस डिव टैग के अंदर अगर हम स्टाइल इज इक्वल टू के बाद कोई चीज इस तरह से लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉरी दैट इज कॉल्ड इनलाइन सीएसएस। ठीक है जी, ये इनलाइन सीएसएस की एग्जांपल है। सो यहाँ पे अब हमने इसको इनलाइन सीएसएस दी है। थर्ड मेथड जो हमारे पास है वो ये है कि पुट द सीएसएस कोड in a separate file and then link that file inside your main HTML पेज। तो ये भी तरीका है कि अगर आप CSS का कोड जो है वो एक सेपरेट फाइल में लिखते हैं और उस सेपरेट फाइल को फिर आप लिंक कर देते हैं अपने मेन HTML या जिस पेज पे भी आप CSS का कोड अप्लाई करना चाह रहे हैं उस पे। ये भी आपको मैं आज करके दिखा देता हूँ। लेट्स से
यहाँ से ये सारा CSS का कोड मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद यहाँ पे मैंने कंट्रोल एन दबा के नई फाइल बनाई, उसके अंदर मैंने इसको पेस्ट किया और कंट्रोल एस दबा के इसको मैंने सेव किया style.css इस नाम से। अब ये मेरी फाइल सेव हो गई है style.css के नाम से। अब अगर मैं इस फाइल को लिंक करना चाहता हूँ अपने मेन पेज पे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिंक टैग लगाऊंगा और उसके बाद मैं ये लिखूंगा रिलेशन स्टाइल शीट, यानी जो चीज़ मैं लिंक करने जा रहा हूँ उसका जो रिलेशन है इस पेज के साथ वो है स्टाइल शीट। और href इज इक्वल टू मैं उस सफ़े का नाम लिखूंगा जिस सफ़े के अंदर मैंने अभी वो सारा कोड लिखा है, और उस सफ़े का नाम है style.css, ये लिखूंगा। और टाइप इज इक्वल टू text/css के जो हमने फाइल ये इंक्लूड की है इस लिंक के जरिए से, उसके अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट CSS, यानी उसके अंदर मैंने CSS लिखा हुआ है। अब कंट्रोल एस कर देता हूँ और ये ऊपर वाला स्टाइल टैग मैं उड़ा देता हूँ। अब क्या होगा, मैं दोबारा जाके इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, लेकिन अब मैं ये इनलाइन कोड जरा सा हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। इसको हटा दूँ मैं या क्या करूँ, इसको मैं फिलहाल हटा रहा हूँ और स्टाइल में जाके इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन की जगह मैं ब्लू कर रहा हूँ। कंट्रोल एस, अब मैं जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें इसका मतलब है कि मेरा जो अलहदा से सेपरेट जो फाइल है जिसके अंदर मैंने अलहदा से कोड लगा के और वो लिखा है CSS का, और वो फिर फाइल जो है वो मैंने इंक्लूड की है अपने इस मेन पेज के अंदर लिंक टैग की मदद से। तो मेरा ये जो style.css वाले पेज के अंदर CSS का कोड लिखा हुआ था वो सारे का सारा कोड लिंक टैग की मदद से इस पेज पे इंक्लूड हो गया है। और ऐसे ही इंक्लूड हुआ है कि अगर मैं डायरेक्टली इस पेज पे वो स्टाइल वाला टैग लगा के यूज कर रहा होता। सो दिस इज द थर्ड मेथड आप जो CSS का कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तीनों मेथड्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें किसी किसी जगह पे मैंने स्टाइल मेथड के जरिए से CSS का कोड इस्तेमाल किया है, कहीं कहीं पे मैंने इनलाइन CSS यूज किया है और कहीं कहीं पे मैंने CSS का कोड मैंने अलग से सेपरेट फाइल में रखा हुआ है। सो इट टोटली डिपेंड्स कि कहाँ पे मुझे क्या ज़रूरत पेश आई और कहाँ पे मैं जो कोडिंग करते हुए किस तरह की मैंने CSS की वहाँ पे लाइन्स लिखी हैं। तो ये तीन मेथड्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट आज का जो हमारा काम है, सबसे पहले तो आज मैंने आपको ये बताया कि डिज़ाइन किस तरह से आप इसका चेंज कर सकते हो, ये मैंने आपको डिज़ाइन इसका चेंज करके बताया, कलरिंग चेंज करके बताई। इसके अलावा ये है कि आप छोटी सी एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा CSS की, और उसके बाद हम फॉर्म पे चले जाएंगे कि फॉर्म क्या होता है और कैसे बनाते हैं और इसका काम क्या है। सो फॉर्म पे जाने से पहले CSS की छोटी सी एक और एग्जांपल आपको मैं देना चाहता हूँ, और वो है CSS की मदद से एनिमेशंस करना या कलर चेंज करना। ठीक है जी, तो अब मिसाल ये सेव का बटन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस पे पॉइंटर लेकर आऊँ या माउस इस पर लेकर आऊँ इसका बैकग्राउंड कलर येलो से ग्रीन हो जाए। अगर मैं ये काम करना चाह रहा हूँ तो मैं कैसे करूंगा, उसके लिए मैं कोड देखता हूँ अपना CSS का। सबसे पहले तो मैंने ये देखना है कि जो मेरा बटन है इसका नाम क्या है। तो मैं ये देखा, ये जो मेरा इनपुट वाला टैग है बटन वाला, इसका नाम मैंने अभी रखा ही कोई नहीं हुआ, तो या इसको मैंने अभी कोई आईडी असाइन ही नहीं की, या इसको मैंने इस तरह की कोई चीज़ ही नहीं किया, लेकिन इसको मैंने क्लास असाइन की हुई है। तो नाम असाइन करना, आईडी असाइन करना या क्लास असाइन करना, ये मिलती जुलती चीज़ें हैं। तो मैंने क्लास इसको असाइन कर दी है। अब कौन सी क्लास मैंने इसको असाइन किया, बटन डिज़ाइन 1, और ये क्लास कौन सी है, CSS की। अब हम CSS वाले पेज पे जाके ये वाला कोड ढूंढेंगे। अब ये आप बात याद रखिएगा और तवज्जो से सुने कि अगर आपने HTML में मौजूद किसी भी एलिमेंट का CSS का कोड निकालना हो तो उसका तरीकाकार ये है, आप उस पहले HTML के एलिमेंट का कोड निकालते हो और उसकी क्लास ढूंढते हो कि उसकी क्लास कौन सी है। जब आपको वो क्लास मिल जाती है तो फिर आप CSS वाले पेज पे जाके या जहां पे भी CSS का कोड है वहां पे जाके आप उस कोड को ढूंढते हो जो कोड अभी उसकी क्लास के आगे लिखा हुआ था, उसका नाम लिखा हुआ था। तो यहाँ पे बटन डिजाइन 1 ये लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि बटन डिजाइन 1 जो है, अगर इस पे मैं हवर करूं, हवर का मतलब होता है पॉइंटर लेकर जाना, यानी माउस उस पर लेकर जाना। तो अगर मैं उस पर हवर करूं तो मेरा जो बैकग्राउंड कलर है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, तो मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो की जगह, ठीक है, वो हो जाए ग्रीन। ठीक है, ये मैं करना चाहता हूँ। कंट्रोल एस करता हूँ और इस पे यहाँ पे जाके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें। अब मैं जब इस पे माउस लेके जाता हूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन हो रहा है। तो दिस इज हाउ यू मेक एन एनिमेशन ऑफ अ बटन और अ एलिमेंट इन द CSS। ठीक है जी, तो ये हमारा एक बेसिक से छोटा सा कोड था। आप इसी तरह हवर पेज की कोई भी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप चाहते हो कि इसकी विड्थ जो है वो मिसाल के तौर पे 185 पिक्सल हो जाए जब उस पर हवर किया जाए। तो ये देखें, ये
जब उस पर मैं हवर कर रहा हूँ तो उसकी विड्थ भी यानी कि लंबाई भी चेंज हो रही है। सो इसमें आप डिफरेंट चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। CSS के बारे में बस आपको आज इतना ही बताना था कि किस तरह से CSS का कोड अप्लाई किया जाता है। ये सारा लेक्चर रिकॉर्डेड है, मैं आपको दोबारा सेंड कर दूंगा। आप लोगों ने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपको बार बार नहीं बोलूंगा कि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप लोग खुद से इसकी कोडिंग की जो है वो चेंजिंग करके और उसका रिएक्शन नहीं देखोगे, आपको कभी भी वाइवा के दौरान अपने कोड पे ग्रिप नहीं होगी। ठीक है, तो मेहरबानी करके आपने इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं फॉर्म पे। व्हाट इज अ फॉर्म? देखें, ये अभी तक जो हम काम कर रहे हैं ये तो सारा फ्रंट एंड है, यानी कि अभी तक हम जितना भी काम कर रहे थे वो सारा यूजर को नजर आ रहा है और यूजर ने उस पे कोई खास अमल नहीं किया, कोई खास काम नहीं किया। यानी कि अभी तक हम सिर्फ इस चीज के अंदर कुछ भी लिखते जाएं, उसको सेव पे प्रेस करते भी रहें तो वो सेव नहीं हो रही है। सो ये तो बड़ा अजीब सी बात, ये मतलब बड़ी अजीब सी बात हो गई है कि ये सेव नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि अभी तक हमने इसको प्रॉपर बैक एंड की कोडिंग नहीं की हमने इसकी। सो बैक एंड की कोडिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए उसके लिए मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 1 में या क्लास नंबर 1 में कि हमारे पास एक टैग इस्तेमाल होता है जिसका नाम है फॉर्म। अब यहाँ पे मैंने फॉर्म का टैग लगा दिया, ठीक है जी। अब ये फॉर्म का टैग मैंने डिव से ऊपर लगाया है, तो इसको डिव के बाद मैं एंड करूंगा। ठीक हो गया, अब ये मेरा फॉर्म का टैग है। अब फॉर्म जो है ये क्या करता है, ये आप इस तरह से समझिए कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, जीपीओ में आप गए, आपने वहां पे जाके कोई डाक भेजनी है किसी दूसरे शहर में, तो ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। जब आप कोई भी डाक भेजने के लिए जीपीओ जाते हैं तो आपको तीन चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। नंबर 1, यू रिक्वायर द एक्चुअल डाक जो आपने भेजनी है। अगर आप कोई पार्सल भेजना चाहते हैं, कोई लेटर भेजना चाहते हैं, कोई गिफ्ट पैक भेजना चाहते हैं, तो एक्चुअल वो चीज तो आपके पास होनी चाहिए ना, तब आप उसको भेज पाओगे। अगर आप ऐसे खाली हाथ चले गए जीपीओ में तो आप क्या भेजोगे? वहां पे जाके आपको याद आएगा जो चीज मैंने भेजनी थी वो तो मैं भूल आया। तो इसलिए जब आप जीपीओ के अंदर या जब कहीं पे भी जाते हैं टीसीएस में, जो चीज आपने पोस्ट करनी है वो आपके पास होनी चाहिए। तो नंबर 1 चीज जो ये है कि आपके पास डेटा होना चाहिए या वो पार्सल होना चाहिए जो आपने पोस्ट करना है। नंबर 2, आपके पास टिकट होना चाहिए जो आपने उस पर लगाना है, क्योंकि जब तक टिकट नहीं लगा हुआ होगा जीपीओ का अमला आपसे वो पार्सल या डाक या लेटर नहीं लेगा। नंबर 3, उस पर एड्रेस होना चाहिए कि आपने भेजना कहाँ पे। अगर आप उस पर एड्रेस नहीं लिखेंगे तब भी वो वहां का अमला उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा कि भाईजान इसको कहाँ पे भेजना है, हमें क्या पता। तो तीन चीजें होना मस्ट है, डेटा, एड्रेस एंड टिकट। इसको अगर हम HTML की फॉर्म में या PHP में देखें तो आपके पास अगर आपने डेटा को सर्वर में भेजना है, क्योंकि ये हमारा वेब पेज है, हम इधर से डेटा भेजना चाहते हैं अपने डेटाबेस में, तो डेटा को डेटाबेस में भेजने के लिए हमारे पास तीन चीजें होना जरूरी हैं। नंबर 1, डेटा। नंबर 2, हमारा मेथड जो कि हमारा एक किस्म का टिकट होगा। एंड नंबर 3, हमारा पता, एड्रेस, या जिसको हम एक्शन कहते हैं। ये तीन चीजें हमारे पास होना जरूरी है। तो सबसे पहले डेटा तो चलो ये हमारे पास आ गया कि हमने ये तीन चीजें भेजनी है। अब हमने इसे ये भी बताना है कि हमारा टिकट क्या है। तो टिकट हम उसे मेथड में बताते हैं कि तुम्हारा टिकट है पोस्ट, तुम पोस्ट हो जाओ, दैट इज द टिकट ऑफ द फॉर्म। और एक्शन जो है ये एड्रेस है, इसको हमने बताना है कि तुमने एक्शन क्या करना है, यानी तुम्हारा एड्रेस क्या है, तुमने किधर ये डेटा भेजना है। तो मिसाल के तौर पे हम एक नया सफा बनाते हैं जिसका हम नाम रखेंगे सबमिट डेटा डॉट PHP। तो अभी तक हमने ये पेज बनाया नहीं है लेकिन अब हम ये बनाना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये करते हैं कि एक नया पेज बनाते हैं और इसको हम PHP का कोड देके स्टार्ट करते हैं। दैट्स इट। और इसको हम सेव करते हैं, नाम इसका रखते हैं सबमिट डेटा डॉट PHP। ओके, हो गया, ये सेव हो गया अभी। लेकिन इससे पहले कि हम डेटा को डेटाबेस में सेव करें, हमें डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि हमें डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम एक अलग फाइल बनाएंगे और उसकी फाइल हम बनाने के लिए उसको हम एक db.php के नाम से सेव करेंगे। अब इसमें हम लिखते हैं क्या लिखें जी इसमें, इसमें हम MySQL कनेक्ट, बल्कि मैं आपको पूरा कोड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि जल्दी हमारा कोड कॉपी हो जाए। 1 सेकेंड। db.php, ये हमारा सारा कोड है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। सो ये हमारे पास एक छोटा सा हो गया डेटाबेस का कनेक्शन।
अब यहाँ पे हमने नया डेटाबेस क्योंकि बनाना है, तो हम यहाँ पे पहले एक नया डेटाबेस बना लेते हैं। PHP माई एडमिन में हम जाएंगे और यहाँ पे जाके पहले मैं देखता हूँ शायद कोई डमी डेटाबेस मेरे पास पड़ा हुआ हो। ये टेस्ट नामी एक डेटाबेस है तो सही मेरे पास, और उसमें टेबल्स भी बहुत सारे बने हुए हैं। चलें ये इसी डेटाबेस को यूज़ करते हैं। तो टेबल का नाम है, डेटाबेस का नाम है लोकल होस्ट, यूज़र का नाम है रूट, पासवर्ड कोई नहीं, और हमारा जो डेटाबेस है इसका नाम है टेस्ट। ठीक है जी। तो चार चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं डेटाबेस कनेक्शन में। डेटाबेस का नाम, सर्वर का नाम, यूज़र नेम और पासवर्ड वो हमने प्रोवाइड कर दिया। अब हम इसको क्रॉस कर देते हैं। अब जब भी हम कोई भी PHP का कोड नया लिखेंगे उसमें सबसे पहले जो हमने चीज़ करनी है वो ये करनी है कि हमने इंक्लूड करनी है वो फाइल जो अभी हमने बनाई है, यानी कि डेटाबेस वाली। क्यों? क्योंकि डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना सबसे पहला काम हमारा होता है किसी भी वेब पेज पे। तो बजाय इसकी कि वो लाइन दोबारा हम कॉपी करते रहें, पेस्ट करते रहें, हम यहाँ पे वो एक किस्म का वो पूरी फाइल हमने यहाँ इंक्लूड कर ली है, तो उस फाइल के अंदर जो भी कोड था वो यहाँ पे भी चल पड़ेगा। अब हमने क्या करना है, अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारा जो बटन है इसका नाम क्या था, बल्कि सॉरी बटन का नाम कह रहा हूँ, फॉर्म हमारा जो है इसने करना क्या था। तो इस फॉर्म ने हमारा मेथड पोस्ट करना है, यानी ये सारा डेटा पोस्ट करना है इस सफ़े पे सबमिट डेटा डॉट PHP पे। अब डेटा कौन कौन सा जाएगा, उस डेटा को जो यहाँ से हमने भेजना है हमने नाम लाजमी देने हैं। तो हम यहाँ पे जितने भी बॉक्सेज हैं उनको हम नाम देंगे। मिसाल पहला बॉक्स है उसका नाम रखेंगे ईमेल, अगला जो बॉक्स है उसका नाम रखेंगे पासवर्ड, और बटन का नाम हम रखेंगे सबमिट। वैल्यू वैल्यू पहले दी हुई है तो वैल्यू दोबारा नहीं देते। तो बटन का नाम मैंने सबमिट रख दिया, पासवर्ड वाले बॉक्स का नाम मैंने पासवर्ड रख दिया, और इसी तरह से ईमेल वाले बॉक्स का नाम मैंने ईमेल रख दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो मेरा टेबल है टेबल 1, यहाँ पे बल्कि हम एक नया टेबल बना ही लेते हैं। हम न्यू टेबल बनाते हैं। उसमें पहली हमारी जो फील्ड होगी वो होगी ईमेल, और दूसरी फील्ड होगी पासवर्ड। तो हम क्या करना चाहते हैं कि इसका नाम हम रखेंगे यूज़र डेटा। इस टेबल का नाम मैंने यूज़र डेटा रखा, इसके अंदर दो मैंने कॉलम्स बनाए, ईमेल और पासवर्ड। दोनों की डेटा टाइप जो है वो मैंने वार चार रखी, और दोनों की जो लेंथ है वो मैंने 255 डिजिट्स रखी है। सेव करूँगा, ये मेरा टेबल बन गया है जिसका नाम है यूज़र डेटा, और उसके अंदर दो ही कॉलम्स हैं, ईमेल और पासवर्ड। अब मैंने जो डेटा यहाँ से लेना है इन दो फील्ड्स के अंदर से वो मैंने सेव करवाना है इस टेबल के अंदर। अभी मैं इसको ब्राउज करूंगा तो इसमें कोई चीज़ भी नहीं है, ये खाली आ रहा है। तो हम इसको जो है वो सेव करने पे हम चाहते हैं कि डेटा इधर सेव हो जाए डेटाबेस में। तो हम क्या करेंगे, हमने इनका नाम भी रख दिया। ठीक है, अब हम इनको बाय नेम जब भी चाहें हम इसको सर्च कर सकते हैं। तो सबमिट डेटा में सबसे पहले हम ये करेंगे कि दो वेरिएबल बनाएंगे। PHP के अंदर वेरिएबल बनाना बड़ा आसान है, डॉलर लिखें, डॉलर साइन, और आगे जो मर्जी नाम लिख दें वो वेरिएबल बन जाएगा। तो डॉलर यूजर नेम हमने एक वेरिएबल बनाया, बल्कि हम इस तरह करते हैं डॉलर यूजर ईमेल, यूजर ईमेल के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया। और इसकी वैल्यू हम कहाँ से ले रहे हैं, देखें अब हम वैल्यू इसकी वहां से लेंगे कि जो डेटा बाय पोस्ट हमें अभी आया है फॉर्म से। ठीक है, तो ये जो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट मैंने लिखा है इसका मतलब है कि जो बाय पोस्ट मुझे अभी डेटा आया है फॉर्म से, उसमें से जिस डब्बे का नाम ईमेल है उसकी जो भी वैल्यू है वो उठा के यूजर ईमेल में रख दो। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि बाय पोस्ट आने वाले डेटा में से जितना भी डेटा आया 10 12 15 डब्बे जितने भी थे, उसमें से जो ईमेल नाम का डब्बा है उसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो उठा के यूजर नेम वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो। एक चीज ये हो गई। फिर हम पासवर्ड लगाएंगे, सेम इसी तरह से हमने उसकी भी सारी कोडिंग कंप्लीट कर ली। पासवर्ड इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर और ये क्या कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके अंदर फिर हमने पासवर्ड लिख दिया। सो ये दो बातें हमने कर ली। अब हम ये चाहते हैं कि जब जब हम सेव का बटन दबाएं तो हम इसको डेटाबेस के अंदर सेव कर दें। उसके लिए हमें क्यूरी लिखनी पड़ेगी। क्या क्यूरी लिखनी पड़ेगी, हम कहते हैं MySQL क्यूरी, और अंदर हम डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे इंसर्ट इनटू क्या टेबल का नाम था यूजर डेटा। ठीक है, यूजर डेटा, और हम चाहते हैं कि ईमेल, उसके बाद हमने सिंपल ब्रैकेट लगाई, और सिंपल ब्रैकेट के अंदर वही दोनों कॉलम्स के नाम लिखे जो हमने कॉलम डेटाबेस के अंदर ये बनाए हुए हैं, ईमेल और पासवर्ड। और ये मैंने लिखा, फिर आगे मैंने इसको वैल्यूज देनी है कि इन दोनों कॉलम्स के अंदर कौन कौन सी जो है वो सेव करो। तो मैंने इसको आगे बताना है कि ईमेल के लिए सिंगल कोटेशन पहले मैं लगाऊंगा, उसके अंदर मैं लिखूंगा डॉलर ईमेल, यानी ईमेल के लिए तुम डॉलर ईमेल को लेके जाओ, और कॉमा के बाद पासवर्ड के लिए तुम डॉलर पासवर्ड की जो वैल्यू है वो लेके जाओ। ये मैंने लिख दिया।
अच्छा, मैं चाहता हूँ कि अगर ये तो क्यूरी चल पड़े तो ठीक है, वरना डाई, वरना ये मर जाए और उसके बाद माई एस क्यू एल एरर हमें शो कर दे। ओके, और डाई माई एस क्यू एल एरर, ये जो चीज़ मैंने लिखी है इसका मतलब ये है कि अगर हमारी ये लाइन चल पड़ी है ठीक से तो ओके, अगर नहीं चली तो डाई का मतलब है वो एरर शो कर दे। कौन सा एरर शो करे? यानी जो भी माई एस क्यू एल का एरर आ रहा है जिस वजह से भी ये नहीं चल पा रही, वो एरर हमें शो हो जाए ताकि हम उसको ठीक कर सकें। और उसके बाद हम ये कर रहे हैं कि ये सब काम अगर सही तरीके से हो जाए तो लिखा हुआ आ जाए डेटा सेव, ये लिखा हुआ आ जाए। अब हम इसको चला के चेक करते हैं। यहाँ पे इसको हमने रिफ्रेश किया, यहाँ पे मैंने लिखा user1@gmail.com, पासवर्ड 123456, इसको मैंने सेव किया। अब ये मेरा जा ही नहीं पा रहा, उस पेज पे ये जा ही नहीं रहा। अच्छा, अभी मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये क्यों नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये पेज हमारा बन गया है। सबमिट डेटा में भी इसकी स्पेलिंग गलत हो, नहीं, स्पेलिंग इसका ठीक है। सो ये अब हमारा यहाँ पे मसला अड़ गया कि यहाँ पे अब ये जा नहीं रहा। तो हम देखते हैं कि कहाँ पे इसकी मिस्टेक है, ये क्यों नहीं जा रहा उस पर। सबमिट डेटा डॉट पी एच पी है, यहाँ पे भी सबमिट डेटा डॉट पी एच पी है। 1 सेकेंड, इसको जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो हम इसमें सेव कर लेते हैं माई स्किल क्यूरी में, ताकि इसको हमने यूज़ तो कोई नहीं करना लेकिन एक अच्छा कदम होता है। हम इसको सेव कर लें, user1@gmail.com 123, इसको सेव करने पे ये कहीं पे भी नहीं जा रहा। ओके, सॉरी, टाइप इज इक्वल टू बटन, वैसे तो बटन भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पे हमें सबमिट करनी पड़ेगी क्योंकि जो पीएचपी है उसको बटन की नहीं समझ आती। इवन दो के सबमिट लिखने से भी बटन ही बना रहता है, लेकिन बटन लिखेंगे तो बटन काम नहीं करेगा, वो सिर्फ शो शा का बटन होगा। इसलिए जब भी आपने बटन बनाना हो तो टाइप इज इक्वल टू आपको सबमिट लिखना पड़ेगा। अब हमने इसको रिफ्रेश किया, अभी भी ये बटन ही है, तो अब यहाँ पे हम अपनी ईमेल लिखते हैं user1@gmail.com 123, इसको मैं सेव करूंगा। ये देखें, ये मेरा डेटा सेव हो गया है, नीचे आ गया है कि डेटा सेव, लेकिन उसके ऊपर ये एक एरर भी दे रहा है, अनडिफाइंड वेरिएबल ईमेल, कि आपने कोई अनडिफाइंड वेरिएबल इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है मैंने कहीं पे एरर किया है। एरर क्या है मेरा? ओ अच्छा, यहाँ पे मैंने नाम रखा था यूजर ईमेल और इस्तेमाल कर रहा हूँ सिर्फ ईमेल, तो डेफिनेटली ये एरर तो आना था। तो अब हम इसको दोबारा से ट्राई करते हैं। अब हम लिखेंगे user2@gmail.com और 123, इसको सेव करते हैं। ओके, लिखा हुआ आ गया डेटा सेव। अब यहाँ पे जाके हम दोबारा से यूजर डेटा वाले टेबल पे क्लिक करेंगे, देखेंगे मेरा डेटा इसमें शो होता है कि नहीं। ओके, ये देखें, user2@gmail.com और 123, ये मेरा डेटा इसमें सेव हो गया है, यानी कि फॉर्म काम कर रहा है। तो ये फॉर्म था जी, फॉर्म इस तरह से बनता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्म था, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। फॉर्म ने क्या करना है, सारा डेटा पोस्ट करना है, इस पते पे पोस्ट करना है। और जब उस पते पे हम जाते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअल में, तो वहाँ पे पहले हम बाय पोस्ट आने वाली चीज़ों में से अलग अलग करके सब चीज़ों को अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर कर रहे हैं। फिर हमने एक सिंपल क्यूरी लगाई है और क्यूरी के अंदर हमने एसक्यूएल की पूरी क्यूरी लिखी है, यानी स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज की डेटाबेस की क्यूरी लिखी है कि इंसर्ट कर दो इनटू यूजर डेटा वाले टेबल में ईमेल और पासवर्ड वाले कॉलम्स के अंदर। वैल्यूज कहाँ से उठाओ? ईमेल के लिए उठाओ यूजर ईमेल वाले वेरिएबल से वैल्यू, और पासवर्ड के लिए उठाओ पासवर्ड वाले वेरिएबल की वैल्यू। और अगर ये सही से ना चले तो डाई यानी कि एरर शो कर दो, माई एसक्यूएल का एरर जो भी आता है। और अगर ये सब कुछ हो जाए तो एको यानी प्रिंट कर दो स्क्रीन पे, क्या चीज प्रिंट होके आ जाए? डेटा सेव्ड, यानी डेटा आपका सेव हो चुका है। सो ये बिल्कुल एक बेसिक सी एग्जांपल थी फॉर्म की, विच इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट। आगे भी यूज होगा और टेस्ट फेज में भी हुआ है। अब आप लोगों ने सीएसएस के साथ साथ फॉर्म की भी प्रैक्टिस करनी है, पीएचपी की भी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ तक जो आज का काम हुआ है इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह एक क्लास आपकी और रहती है कंबाइन, उसके बाद आप लोगों की अपनी अपनी प्रोजेक्ट्स की क्लासेज होंगी। जो आपकी नेक्स्ट क्लास है इंशाल्लाह ताला कल, वो होगी तकरीबन 4 बजे फिक्स। तो कल इंशाल्लाह 4 बजे आपकी क्लास होगी। और नेक्स्ट क्लास का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन 15 अगस्त एट 4 PM। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्लास आपकी जो है ये 4 बजे कल हो जाएगी। इसमें ये कंबाइन क्लास होगी और इसके बाद इंशाल्लाह ताला हमारी अपनी अलग अलग सेपरेट क्लासेस होंगी। आप लोगों ने जो आज तक का पढ़ाया इसकी लाजमी प्रैक्टिस कर लेनी है, और ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। इंशाल्लाह ताला रिकॉर्डिंग इस लेक्चर की हो गई है, मैं इसका लिंक आप लोगों को सेंड कर दूंगा।
और आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछते रहें। मुझसे जितना मुमकिन हो सके मैं आपको गाइड करता रहूँगा, वरना जब आपकी इंडिविजुअल क्लासेस स्टार्ट होंगी तो फिर उसमें मैं आपको मज़ीद अच्छे से गाइड कर दूँगा। सो कल इंशाल्लाह जो है वो क्लास में मज़ीद आगे पीएचपी का कोड और ये चीज़ें देखेंगे। इंशाल्लाह कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।